हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट का एग्ज़ाम दोस्तों होने जा रहा है। रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स दोस्तों। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर जो है दोस्तों लेके आए हैं। ये प्रैक्टिस पेपर जो है आपका लेवल 1 यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के परीक्षार्थियों के लिए होगा। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित आपको 150 प्रश्न इस वीडियो में मिलेंगे। आप जो है दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। 150 के 150 प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम करवाया गया है उस पर ये आधारित हैं दोस्तों। उससे छांट छांट के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। सबसे पहले देखेंगे कि लेवल 1 एग्जाम पैटर्न क्लास 1 से 5 सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स कितने हैं दोस्तों। पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें 30 प्रश्न होंगे, 30 के नंबर होंगे दोस्तों। अगला लैंग्वेज 1, जिसमें से आप हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती में से कोई एक चुन सकते हैं। 30 नंबर होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज 2 है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती। लैंग्वेज 2 में दोस्तों आप एक लैंग्वेज चुन सकते हैं। इसमें भी आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 मिलेंगे, मार्क्स 30 मिलेंगे। मैथमेटिक्स के 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 30 नंबर, 30 क्वेश्चन। टोटल जो 150 हुए दोस्तों, मार्क्स 150 हुए और समय भी आपके पास 150 मिनट यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। तो आइए बिना समय गवाए जो है शुरू करें। चूँकि एक प्रैक्टिस है तो आप साथ के साथ जो है दोस्तों अपने जवाब देते चलिएगा और अंत में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से प्रश्न शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता। तो ये नहीं रखता है दोस्तों ऑप्शन बी, कि इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। ये सहमति नहीं रखता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के विकास के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ये समझने लगते हैं द्रव्यमान, संख्या व क्षेत्र में, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न, कि वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है। दोस्तों ये रहता है आजीवन यानी पूरे जीवन तक। जब तक आपका जीवन काल है तब तक ही वंशानुक्रम का प्रभाव रहता है। वंशानुक्रम होता क्या है दोस्तों, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। ठीक है दोस्तों, और ये आजीवन तक इसका प्रभाव रहता है। आगे निम्न में से कौन सा मानसिक विकास का पहलू है। तो ये है बुद्धि, भाषा, संवेदना। तीनों जो है मानसिक विकास के पहलू हैं। ऑप्शन डी इसका जो जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी जो 7 से 12 वर्ष तक होती है, के अन्य नाम निम्न में से हैं। तो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों, और तीसरी अवस्था उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की मुख्य विशेषता जो है करके सीखना है, और इसके अन्य नाम है वैचारिक क्रिया अवस्था और नियमीकरण की अवस्था। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों,
आगे इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे किसी ने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। ये कहा था मोर्स एवं विंगो ने, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। आगे देखिए कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये किया था हिप्पोक्रेटस ने, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है। ये होती है दोस्तों 10, ऑप्शन ए। जो बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है दोस्तों 3 से 11 आयु वर्ग के बालकों के लिए उपयुक्त होता है, याद रखिए। और बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण जो है बैलक ने सन 1948 में किया था। आगे बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ये करता है अनुकरण अधिगम, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। आगे है कि बुद्धिलब्धि पर संप्रत्यय विकसित किया। तो ये किया था दोस्तों टर्मन ने, ऑप्शन सी। आगे देखिए कि व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ये कहा जाता है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। आगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो यह है सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, ऑप्शन सी। आगे है कि खालिस्तान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो ये होता है दोस्तों डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी। डिसलेक्सिया या पठन अक्षमता एक ऐसा असंतुलन है जिसमें बालक पढ़ने में कठिनाई के साथ लिखने में भी त्रुटि करते हैं दोस्तों। ठीक है। आगे शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ये करना पड़ता है भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, ऑप्शन बी। ठीक है।
आगे कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है? तो ये होता है विस्थापन का, ऑप्शन बी। ठीक है। आगे अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। ये कहा जाता है अभ्यास का नियम, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो यह लिखना, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का आवश्यक अनुपात होगा। ये होगा दोस्तों 40 का, ऑप्शन बी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ये नहीं है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये सत्य नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी। आगे गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना क्या है? तो यह एक आकस्मिक प्रक्रिया, ऑप्शन है। आगे है कि भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है लेकिन कुछ समय बाद केवल प्याले को देखकर ही लार टपकने लगती है। यह उदाहरण सीखने के किस नियम की व्याख्या है? यह साचार्य परिवर्तन का नियम, ऑप्शन डी। आगे है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? ये होता है उपलब्धि, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे के अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दोस्तों कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। आपको पता है पुरस्कार व दंड जो है बाह्य प्रेरक होते हैं।
आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। ये दिया गया है बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों शिक्षण अनुभव। शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, मूल्यांकन होता है और अधिगम अनुभव होता है, लेकिन शिक्षण अनुभव मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे मूल्यांकन का उद्देश्य है तो यह है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। यानी कि मूल्यांकन विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोप्रेरित क्षेत्र को परखने के लिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से विस्तृत है, इसलिए उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में अधिगम प्रतिफलों का निर्धारण निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ये बनाता है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आते हैं हम दोस्तों हिंदी के प्रश्नों पर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो गद्यांश है दोस्तों कि हमारे इतिहास के अध्ययन में हमें यह दर्शाया गया है कि जीवन प्राय बहुत क्रूर तथा कठोर है। इसके लिए उत्तेजित होना या लोगों को पूरी तरह दोषी ठहराना मूर्खता है और उसका कोई लाभ नहीं। तो यह आपका दोस्तों पूरा का पूरा गद्यांश है। देखिए इसमें से छांट छांट के में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे दोस्तों। ठीक है, यह आपका गद्यांश था। अब आते हैं प्रश्नों पर। 31वां प्रश्न देखिए कि कठोर शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। यह है सरल, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे गरीबी शब्द है तो यह दोस्तों संज्ञा, ऑप्शन सी। आपको पता है दोस्तों किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें नाम क्या है? गरीबी, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे प्राचीन देश, यहां प्राचीन शब्द है तो यह है गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आगे उपरोक्त गद्यांश में
दुख शब्द आया है, इसका पर्यायवाची शब्द निम्न में से होगा। यह है दोस्तों वेदना। आगे देखिए कि गद्यांश में आए जनसमूह शब्द का सही समास विग्रह होगा। तो ये होगा जनता का समूह। और आपसे अगर समास पूछ लेते तो कौन सा समास होता? ये होता दोस्तों संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, चलते हैं अगले पर। आगे में गद्यांश दे रखा है दोस्तों। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। गद्यांश से समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, दूसरे ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। तो ये आपका दोस्तों गद्यांश है। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर में बताने हैं। देखिए प्रश्न देखिए कि मौखिक गणना यमन गणित का प्रयोग कम किया गया। वाक्य में रेखांकित पद का बहुवचन होगा। रेखांकित पद है दोस्तों गणना, तो इसका बहुवचन होगा दोस्तों, आप सबको पता है गणना है, ऑप्शन है। आगे है कि गद्यांश में आए गलती संस्कृति दुकान आदि शब्दों में प्रयुक्त लिंग है। ये दोस्तों स्त्रीलिंग। आगे है कि उनसे गणना के वे इबारती सवाल पूछे गए। पंक्ति में प्रयुक्त काल का प्रकार है। तो ये है दोस्तों पूर्ण भूतकाल, यानी कि जो भूतकाल में पूर्ण हो चुका हो उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। आगे है कि स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की। पंक्ति में गलतियां शब्द किस वचन का है? यह बहुवचन। आगे है कि इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बढ़ाने में मदद करते हैं। गद्यांश में आए रेखांकित शब्दों का अर्थ होगा। तो इसका अर्थ है समाज का एक और संस्कृति का। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। अगला देखिए कि जितना कमाओगे उतना खाओगे, यह वाक्य है। यह वाक्य है मिश्र वाक्य। यहाँ जितना से आरंभ होने वाला वाक्य जो है दोस्तों आश्रित उपवाक्य है। आगे जो विद्वान होता है उसे सभी चाहते हैं, यह वाक्य है। यह है मिश्र वाक्य। यहाँ जो से आरंभ होने वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है, इसलिए एक यह मिश्र वाक्य है। आगे है कि धोनी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। इस वाक्य में रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है?
तो ये है दोस्तों विशेषण पदबद्ध। ठीक है, वाला काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का भावार्थ है। इसका अर्थ है कपट व्यवहार बहुत दिनों तक नहीं चलता। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे इनमें से किस में अर्धविराम सही नहीं लगा है? तो ये नहीं लगा है दोस्तों ऑप्शन ए, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। दोस्तों यहाँ अर्धविराम नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ विराम आएगा, विराम चिन्ह है अजर के बाद। ठीक है, अगला भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है नाटक प्रदर्शन, अंत्याक्षरी, समस्या पूर्ति विधियों में खेल विधि को उपयोगी माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है। ये हुआ है अमेरिका में। ऑप्शन बी। दलीय शिक्षण होता क्या है दोस्तों कि दो या दो से अधिक शिक्षक जब सामूहिक उत्तरदायित्व व सहकारिता की भावना से शिक्षण के एकाकीपन को दूर करते हुए अध्ययन कराते हैं तो उसे दलीय शिक्षण कहा जाता है दोस्तों। इसका श्री गणेश अमेरिका में हुआ था। आगे व्याकरण अनुवाद विधि है। तो यह है द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी। व्याकरण अनुवाद द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है दोस्तों। इसमें सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जॉन बैस्डो ने इस पद्धति का विरोध करते हुए कहा कि सर्वप्रथम बोलने पढ़ने पर बल देना चाहिए, न कि व्याकरण पर। लेकिन व्याकरण अनुवाद विधि में पूछा गया है तो द्वितीय भाषा का व्याकरण इसमें पहले पढ़ाया जाता है। आगे देखिए कि चक्राकार उपागम के प्रवर्तक हैं। तो ये है जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे भाषा विकास के अंगों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है बाहुल्यता। ऑप्शन डी। आगे है कि निम्न में से मौखिक व्यक्ति कौशल की विशेषता नहीं है। तो ये नहीं है अनुकरण लेखन। ऑप्शन सी। विचार क्रमबद्धता है, अवसरानुकूलता है, प्रभाव उत्पादकता है, तीनों विशेषताएं हैं मौखिक व्यक्ति की, लेकिन अनुकरण लेखन विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बीम का विशेष महत्व है? यह है दृष्टि बीम का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे देखिए कि यांत्रिक दृश्य उपकरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व समाहित नहीं है। ये नहीं है चार्ट, ऑप्शन डी। आगे देखिए कि छोटे बालक पुस्तक के रंग बिरंगे चित्रों को बहुत पसंद करते हैं। यह बात पाठ्यपुस्तक के किस गुण से संबंधित है। तो यह है आवरण से। आगे देखिए कि इग्नू एनसीईआरटी आदि किस प्रकार की बहुमाध्यम तकनीकें हैं। तो ये हैं दोस्तों दुरुस्त प्रकार की। आगे है कि मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण का निर्माण किसने किया था। तो ये किया था 1845 में होरास मैन ने। आगे निम्न में से अप्रमापीकृत प्रेक्षण से संबंधित विकल्प नहीं है। ये नहीं है कि यह अधिक विश्वसनीय व वैध है, ऑप्शन डी। आगे देखिए कि सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात क्यों प्रारंभ की गई। क्योंकि बालकों को वर्ष भर निरंतर अध्ययन करने की प्रेरणा देने के लिए सतत मूल्यांकन प्रणाली अपनाने की बात कही गई दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन समग्र एवं सतत मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो ये नहीं है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, ऑप्शन बी। ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। आगे है कि उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस प्रकार के छात्रों के लिए आवश्यक है। यह है पिछड़े छात्रों के लिए। तो ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज 1 के प्रश्न दोस्तों। और अब आते हैं लैंग्वेज 2 इंग्लिश के प्रश्न। लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 जिसकी भी इंग्लिश हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, देख लीजिए। डायरेक्शन दे रखी क्वेश्चन नंबर 61 से 65 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। सही अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चुनना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले दे रखा है हमें पैसेज दे रखा है दोस्तों, उससे हमें क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं कि द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप्ड इन द मैथिली रीजन इन द विलेजेस अराउंड मधुबनी बिहार। तो मधुबनी पेंटिंग के विषय में पैसेज है दोस्तों, देख लीजिए। इससे संबंधित हमें क्वेश्चनों के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए 61वां क्वेश्चन, द मधुबनी पेंटिंग शोज ओनली। मधुबनी पेंटिंग है वो दिखाती है सिर्फ ए बैलेंस्ड पोर्ट्रियल ऑफ ऑल ऑफ देम, एक संतुलनीय चित्र सभी का, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा।
ठीक है। आगे, द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज लर्नड इन द, जो आर्ट है, कला है मधुबनी पेंटिंग की, वो सीखी जाती है किस में? ये सीखी जाती है फैमिलीज एट होम, घर पर परिवारों के साथ। ठीक है। आगे, फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव derived from the noun, floor, oral is derived from the noun, तो ये हुआ है दोस्तों ईयर से, ऑप्शन है। जो ओरल है वो निकला है किस संज्ञा से? ईयर से, ऑप्शन है इसका जवाब होगा। जिस प्रकार से फ्लोरल जो है फ्लोर से निकला है, उसी प्रकार ओरल जो है ईयर से निकला है। आगे, ब्लैंक ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल्स, द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन, जो प्लास्टर्ड वर्ड है वो क्या है? इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, पार्टिकल या जिरन? तो ये है दोस्तों पार्टिसिपल, ऑप्शन बी। आगे, द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज, जेनेसिस का सिनोनिम क्या है दोस्तों? जेनेसिस का, तो जेनेसिस होता है दोस्तों किसी को जन्म देना, और इसका सिनोनिम होगा बर्थ, ऑप्शन डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 से 70 है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ध्यान से पैसेज को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखते हैं पैसेज कौन सा है। पैसेज, द फॉसिल रिमेन्स ऑफ द फर्स्ट फ्लाइंग vertebrates, the Plesiosaurs have intrigued paleontologists for more than 2 centuries. How such large creatures which had wingspans from 8 to 12 meters? तो दोस्तों ये फॉसिल के बारे में, जीवाश्म के बारे में पैराग्राफ आपको मिलेगा। इससे संबंधित हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखिए कि द Pterosaurs flew by, तो उड़ते हैं जंपिंग ऑफ है ए माउंटेन लैंड, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। आगे, सिनोनियम फॉर कंप्रेस्ड फ्रॉम द पैसेज इज, कंप्रेस्ड का सिनोनियम क्या है? ये दोस्तों स्ट्रट, ऑप्शन ए। कंप्रेस्ड होता है किसी को दबाना, स्ट्रट भी होता है दबाना। आगे है कि द अपोजिट ऑफ कंट्रोवर्शियल इज, कंट्रोवर्शियल होता है दोस्तों जो हमेशा लड़ाई दंगों में रहता हो, जिसकी बातें चलती हो, और इसका अपोजिट होगा अनडिस्प्यूटेड, ऑप्शन है। यानी जो शांत रहता हो, जो किसी लड़ाई झगड़े में न पड़ता हो, वो होता है अनडिस्प्यूटेड। आगे, इट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज दैट साइंटिस्ट बिलीव दैट द, ये समझा जा सकता है पैसेज से कि जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो विश्वास करते हैं कि लार्ज विंग्स हेल्प पेट्रोसोर्स टू फ्लाई ग्रेट डिस्टेंसेज, कि जो उनके पेट्रोसोर्स के बड़े बड़े पंख थे वो उनको ज़्यादा दूरी तक
उड़ने में सहायता करते थे। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, द स्केल्टन ऑफ ए पेट्रोसोर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए बर्ड बाय द, जो कंकाल है पेट्रोसोर्स का वो गायब किया जा सकता है एक पक्षी से, किसके द्वारा? ये किया जा सकता है द एनाटोमी ऑफ इट्स विंग स्पैन, ऑप्शन है। इसके पंखों के बारे में अध्ययन करके जो है पेट्रोसोर्स के कंकाल को अध्ययन किया जा सकता है किसी भी पक्षी की तुलना में। आगे है क्वेश्चन नंबर 71 से 82 होंगे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग करेक्शन। क्वेश्चन है कि डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड, कि देर से विकसित भाषा को कहा जाता है, ये कहते हैं अफेजिया। ठीक है। आगे, विच ऑफ दिस इज नॉट ए क्यूज ऑफ डिसऑर्डर्स, कमियों का एक कारण इनमें से कौन सा नहीं है? ये नहीं है एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड, अधिक मात्रा में टॉफी, चॉकलेट और फास्ट फूड का प्रयोग जो है बच्चों में कमियों का कारण नहीं हो सकता है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज के लिए? ये नहीं है इट रिक्वायर्स फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, कि यह औपचारिक सूचनाएं इसको मिलती हैं या इसको चाहिए, ये जो है ट्रू नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज के आधार पर। आगे है कि वन शुड नॉट लर्न इंग्लिश बिकॉज, हर किसी को इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, क्यों? इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश रूल्स, क्योंकि अंग्रेजी शासन की भाषा थी। आगे है कि लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए, भाषा को सीखना एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? यह है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, सभी आगमनात्मक प्रक्रिया है लैंग्वेज को सीखना। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 टेक्नोलॉजी कुड बी इंटीग्रेटेड, एनसीएफ 2005 की सिफारिशों के आधार पर जो तकनीक है उसको परिभाषित किया जा सकता है, ये कर सकते हैं विद द लार्जर गोल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर उद्देश्य बनाकर प्रक्रियाओं के तहत जो है शैक्षिक कार्यक्रमों को सुधारा जा सकता है, तकनीक को सुधारा जा सकता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है कि स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आ स्ट्रेटजी फॉर, जो स्कैनिंग एंड स्कीमिंग है वो किस कौशल में लगती हैं? ये होती है रीडिंग, पढ़ने में। ठीक है।
अगला स्ट्रक्चरल ग्रामर एम्फेसाइजेस। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर दबाव देती है किस पर? ये देती है वर्ड ऑफ सेंटेंसेस पर, फ्रेज ऑफ सेंटेंस पर, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पर, तीनों बातों पर ध्यान देती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। आगे डिडक्टिव पोइट्री मीन्स इसका अर्थ है पोइट्री विच टीचेज, जो कविता हमें सिखाती हो उसे डिडक्टिव पोइट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू कंप्लीट ए वर्कशीट, दिस इज। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, ऑप्शन डी। यह एक सूचनाओं को स्थानांतरित करने की गतिविधि है। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आगे देखिए कि रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ डैंगलिंग मॉडिफायर्स यूज्ड इंस्टेंसेस बाय सम स्टूडेंट्स, इंडिकेट हाउ विल असेस देम। मैक्सिमम 1 मार्क दोस्तों की स्टूडेंट 1 हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस ए रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड। स्टूडेंट्स 2 है विदाउट नोइंग हिज नेम इट वाज डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस हिम। स्टूडेंट 3 है द एक्सपेरिमेंट वॉज ए फेलियर नॉट बिहेविंग स्टडीड द लैब मैनुअल केयरफुली। तो दोस्तों इसमें से हमें चुनना है कि हमें मार्क्स कितने देने होंगे उनको। मैक्सिमम मार्क्स 1 है, 0 भी दे सकते हैं। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। स्टूडेंट को ए को देंगे हम, 1 को देंगे 0, स्टूडेंट 2 को देंगे 1 और स्टूडेंट 3 को देंगे 0। ठीक है। आगे वाइल राइटिंग ए टेलीग्राम ए नेसेसरी फीचर टू बी अप्लाइड इज। टेलीग्राम को लिखते समय एक आवश्यक रूप से अप्लाइड फीचर कौन सा होगा? यह है ब्रीविटी, ऑप्शन ए। ब्रीविटी होता है दोस्तों एग्जैक्टनेस, यानी कि सही क्रम सही रूप से लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बातें उसमें होनी चाहिए, विदाउट ग्रामर मिस्टेक होता है ब्रीविटी। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स लेटर्स डबल एस साउंड्स डिफरेंटली। तो ये करती हैं लॉस में, ऑप्शन डी। क्योंकि सक्सेशन में एस आया, एश्योर में श आया, पैसन में स आया, लेकिन लॉस में दोस्तों ये डिफरेंटली साउंड हुआ, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू द लेटर आई साउंड्स डिफरेंटली। इनमें से किस शब्द में जो है आई साउंड जो है वो अलग से सुनाई पड़ रही है? बोल के देख लेते हैं। सिट, थिंक, आइस, हिस्ट्री। तो दोस्तों सभी में ई की आवाज़ आई है, लेकिन इसमें आई की आवाज़ आ रही है, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे है क्यू क्रिएटेड द इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट को किसने निर्मित किया था? ये किया था ग्लैकमोडा लेंटिनी ने, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। आगे विच टाइप ऑफ द सोनेट इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन।
किस प्रकार का एक सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो कि मिल्टन द्वारा रचित है? यह है इटालियन सोनेट, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि व्हाट इज द प्रोलोग टू रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट का जो है दोस्तों किस प्रकार का एक ड्रामा है, किस प्रकार का एलिगी है, किस प्रकार का सोनेट, किस प्रकार की ट्रेजेडी है? तो ये है दोस्तों एक प्रकार का सोनेट, ऑप्शन बी। रोमियो जूलियट का आपको पता होगा दोस्तों, ये एक सोनेट था। आगे है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक नियर बाय ब्लैंक द विलेज। तो इसमें वर्ब कौन सी होगी? तो इसमें वर्ब आएगी दोस्तों डिस्ट्रेस्ड, यानी व्यथित, ऑप्शन सी। व्यथित होना होता है डिस्ट्रेस्ड। कि द रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, जो भूकंप की खबर थी, व्यथित कर दिया गांव वालों को। आगे चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल एक्जुलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। मॉडल में चुनना है कि माई स्कूल बस इज यूजली ऑन टाइम, कि मेरी स्कूल बस जो है सामान्यतः सही टाइम पर आती है, लेकिन इट बिलोंग टू बी हेयर एनी टाइम नाउ। तो इसमें शब्द आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर टू का यूज हुआ है। जब टू आपको मॉडल के बाद दिख जाए, ब्लैंक के बाद दिख जाए, तो आपको भरना है दोस्तों ओट टू हमेशा साथ आता है दोस्तों। तो इट ओट टू बी हेयर एनी टाइम नाउ, ये वह कभी भी यहाँ पर आ सकती है। जो टू होता है दोस्तों किसी चीज़ की संभावना को व्यक्त करता है, याद रखिए। आगे है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। फिर को स्पीच में बतानी है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो इसमें अलंकार होगा दोस्तों एपिग्राम, ऑप्शन सी। एपिग्राम इसमें अलंकार है। तो ये थे आपके इंग्लिश के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों गणित के प्रश्नों पर। पहला है कि 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है? तो मैंने मान ली दोस्तों इन सभी की आयु वो है 3x, 5x और 7x है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार औसत आयु दे रखी है हमें। औसत क्या निकाला जाता है? तीनों का जोड़ बटा संख्या, यानी कि 3x प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, बटा क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इक्वल टू क्या है औसत है 15। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी x इक्वल टू 3। तो उसमें बतानी है कि सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जवाब आएगा 9, 3 तिया 9। यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 15 और यहाँ पर रखेंगे तो आएगा 21। तो सब छोटे बच्चे की आयु कितनी है? वो है दोस्तों 9 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। और सबसे बड़े की पूछ लेता तो होता है 21 वर्ष। ठीक है, आसान सा था दोस्तों बिल्कुल। और गणित अध्ययन से बालकों में विकसित होता है ये होता है दोस्तों प्रशासनात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास, तीनों इसमें विकसित होते हैं। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम सावर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है?
दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि वो संख्या क्या है, 3x है और 4x है। और महत्तम समावर्तक क्या दे रखा है, 84 दे रखा है। और आपको पता है दोस्तों, हमने बता रखा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है किसके बराबर, महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्तक। तो हम कर सकते हैं, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हमने मान लिया कि उसका महत्तम समावर्तक दोस्तों वो है x, और गुना लघुत्तम समावर्तक 84 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, x की वैल्यू हमारी आएगी 7। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अनुपात कितना था, 3:4 था, 7 या 21, 7 चौक 28, ये हमारी संख्या आ जाएंगी। तो बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 28 है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आसान था दोस्तों, बिल्कुल। आगे है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक त्रिक रेखा काटती है तो उनसे एक बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों कि त्रिक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, न कि एक नब समकोण यानी कि 90 डिग्री नहीं होता है, बल्कि 180 डिग्री होता है। तो असत्य कथन है ऑप्शन डी। आगे है कि एक पेंटर ने 5 घंटा 20 मिनट में विज्ञापन बोर्ड तथा 6 घंटे 55 मिनट में चित्र बनाने का कार्य किया। बताओ कुल कितने समय तक कार्य किया। तो विज्ञापन बोर्ड का कार्य जो है दोस्तों कितना था, ये था 5 घंटा और 20 मिनट, और चित्र बनाने का कार्य किया 6 घंटा 55 मिनट तक। तो टोटल समय कितना हो गया हमारे पास, 11 घंटे यहाँ पर 75 मिनट। तो इसको 75 मिनट तो होती नहीं है दोस्तों, तो 60 मिनट यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 12 मिनट, 12 घंटे और 15 मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो उसने कुल 12 घंटे 15 मिनट तक कार्य किया। जोड़ना ही था दोस्तों, आसान था। आगे गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने का प्रभावी उपाय है। तो यह विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित पूर्व ज्ञान की जांच करना, और जो शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो प्रभावी उपाय हो सकते हैं संवेदनशीलता जागृत करने के लिए। तो ऑप्शन डी का जवाब होगा प्रोक्स भी। ठीक है। आगे 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इसमें निकालना होगा 6 घंटों में सेकंडों की संख्या। तो 6 घंटे हमारे पास हैं, जब मिनट करेंगे तो गुना 60 करेंगे और सेकंड करेंगे तो गुना 60 करेंगे। तो हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 21,600 सेकंड। ठीक है। और हम विकल्प पर चलते हैं। विकल्प ए से 10 दिन में कितने मिनट होंगी। विकल्प ए मान लिया हमने उत्तर है। ठीक है। तो ए से 10 दिन कितने होंगे, 10 गुना 24, ये घंटे हो गई। अब आगे मिनटों पर मिनट की संख्या ये होगी दोस्तों 60। कितना जवाब आएगा इसका, 14,400 मिनट। नहीं आ रहा है 21,600 के बराबर, तो ये गलत कथन है। बी देख लेते हैं। बी हमारे पास 12 दिन, 12 में दिन में कितने घंटे हुए, गुना 24 कर देंगे, मिनट कितनी हुई गुना 60 कर देंगे, ये हमारा पास आया 17,280 मिनट। ये भी नहीं आ रहा है बराबर 21,600 के, ये भी कथन गलत है। सी देखिए ऑप्शन 15 है। 15 गुना 24 करेंगे गुना 60 करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों 21,600 बराबर आ गया। तो हमारा जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 दिन, यानी कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या बराबर होगी
15 दिन में मिनटों की संख्या के। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। तो ये दोस्तों भाषा के बाद, याद रखिए भाषा के बाद, ऑप्शन बी। आगे यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य ₹6,000 है, एक ग्राहक को ₹5500 में बेच देती है, तो उस पर दी गई छूट की दर कितनी है? तो छूट की दर का सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये होता है छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100%। ये होता है हमारा छूट की दर निकालने का फॉर्मूला। तो अब निकाल लेते हैं। छूट कितनी होगी? छूट होगी दोस्तों 6,000 माइनस 5500 बटा 6,000 गुना 100। तो जब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे हमारा जवाब आ जाएगा 25/3%। तो जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 8 से 1/3%। इसका जवाब होगा कि उस पर दी गई छूट की दर है 8 से 1/3%। ठीक है दोस्तों, छूट की दर का फॉर्मूला आपको याद कर लेना कि छूट बटा अंकित मूल्य गुना 100%। ठीक है, आगे आयत के चारों कोणों का योग होता है। तो आप सबको पता है दोस्तों, आयत के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आगे 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। तो ये बराबर होगा, जब आप इसका जवाब निकालेंगे ये होगा 1 रुपये के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे का एक सिक्का और प्लस 25 पैसे का एक सिक्का। ये बराबर होंगे 35 पैसे के 15 सिक्कों का मान के बराबर। ठीक है दोस्तों, निकाल के देख लेते हैं। 25 पैसे के 15 सिक्के कितने हुए? 25 गुना 15 हुए। ये आ गए हमारे पास 375 पैसे। और 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, मतलब 1 गुना 100 हमारे पास पैसे हो गए। पल गुना 3 थे हमारे पास। ठीक है, प्लस 50 पैसे का एक सिक्का था। ठीक है, नहीं 50 गुना 1 पैसे हो गए, प्लस 25 का एक सिक्का था, 25 गुना 1 पैसे हो गए। तो ये टोटल आएगा हमारे पास 375 पैसे। तो बराबर हो गए 375। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बढ़ते हैं ज्ञात से ज्ञात की ओर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे एक मशीन का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 96,000 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या था? तो दोस्तों 20% की वार्षिक दर से वह कम हो रहा है और वर्तमान मूल्य है 96,000 रुपये। तो आपको फॉर्मूला पता होगा। ये होता है दोस्तों, मूल्य जो होता है वर्तमान मूल्य वो बराबर होता है किसके बराबर? जो P है -1 माइनस R बटा 100 की पावर n। तो इसमें P जो होता है वो होता है जो निकाला गया है, जो निकालना है, जो कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, वो होता है P। 1 माइनस R होती है दर बटा 100, n होता है वर्षों। जो वर्ष होते हैं 2 3 4 वो n की जगह पुट किए जाते हैं। तो हम इससे फॉर्मूले से इसका जवाब निकाल लेंगे। तो देखिए 96,000 हमें दे रखा है, 96,000 रुपये क्या है? वर्तमान मूल्य है। तो ये बराबर किसके होगा? P इंटू 1 माइनस
आर कितनी है 20 है, 20/100 की पावर 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इससे हमें हमारे पास आ जाएगा 96,000 पी इंटू 4/5 की पावर 2। तो इससे हमें पी का मान निकाल लेना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो पी का मान हमारे पास होगा 1,50,000 रुपये। ये हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य यह था 1,50,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आगे है 110 के सभी संभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये है 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110 जो है संभव गुणनखंड है 110 के ऑप्शन है। ठीक है, आगे 5, 6, 4, 3, 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर है। तो आप देख सकते हैं 6 का स्थानीय मान होगा दोस्तों 6,000 और 5 4 का अंकित मान होगा 4, यानी माइनस करना है हमें, हमारा जवाब आ जाएगा 5,996, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे रमेश सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं का हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि श्रेष्ठ है? तो यह उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हों। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, वह 11 में 10 की दर से इन्हें बेच भी देता है और उसका प्रतिशत लाभ बराबर है। तो आपको एक आसान सा तरीका बता दे रहे हैं दोस्तों, ट्रिक बता दे रहे हैं इसको निकालने की। तो आप एक तरफ लिख लीजिए वस्तु, एक तरफ लिख लीजिए मूल्य। ठीक है, तो वस्तु के नीचे वस्तु लिखेंगे, मूल्य के नीचे मूल्य। तो इसमें कितनी है 10 रुपये की 11 दर की दर से पेंसिल खरीदता है, यानी 11 वस्तुएं हैं। और इसमें कितनी वस्तुएं हैं, वह 11 में 10 की दर से पेंसिल खरीदता है, इसमें 10 है। और मूल्य कितना है, इसमें 10 है, इसमें मूल्य है 11। ये हमारे पास आ गई वस्तु और मूल्य। इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 11 11 कितने हो गए 121 हो गए, माइनस 10 10 कितने हो गए 100 हो गए। और जो हमारे पास यहाँ पर आएगा वही बटे में कर देंगे और गुना 100 कर देंगे। हमारे पास जवाब आ गया दोस्तों सिंपल, 21/100 गुना 100। तो हमारे पास 21% का इसमें लाभ आ गया। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान था। एक वस्तु को वस्तु लिख के नीचे लिख ले, मूल्य मूल्य नीचे लिख ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, आपका जवाब आ गया। ठीक है, आगे निम्नलिखित बिनो यानी 1/3, 3/4, 2/5, 6/7 का आरोही क्रम है। तो जब आप इनका सबका मान निकालेंगे तो आपका मान आएगा दोस्तों 1/3 का मान क्या आएगा, ये आएगा 0.33। 0.3/4 का आएगा 0.75। 2/5 का आएगा दोस्तों मान हमारा 0.40। और 6/7 का मान आएगा 0.85। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटा उसके बाद बड़ा, यानी बढ़ते क्रम। तो इसमें आपको बढ़ता क्रम कौन सा लगा, ऑप्शन सी लगा। यानी कि सबसे पहले 0.33 आया, उसके बाद आया 0.40, उसके बाद आया 3.3/4 जो 0.75, अंत में आया सबसे बड़ा 6/7। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए।
अंक हमारे पास ये दे रखे हैं दोस्तों। उपयुक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी होगी। तो इसमें बारंबारता सारणी में बतानी है दोस्तों कौन सी होगी इनकी, तो ये होगी ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि जिनके 0 से 20 तक के नंबर हैं वो 4 हैं बच्चे हैं, 20 से 40 के बीच में नंबर हैं जिनके वो 5 बच्चे हैं, 40 से 60 के बीच में वो 6 बच्चे हैं, 60 से 80 के बीच में 3 बच्चे हैं, 80 और 100 नंबर के बच्चे जो हैं वो 2 हैं। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए कि गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार डेयरियां लगाई जानी है। प्रत्येक डेयरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई भी एक समान हो। तो दोस्तों प्रत्येक डेयरी में पुस्तकों की ऊंचाई समान है, अतः प्रत्येक डेयरी में पुस्तकों की संख्या भी समान होगी। तो हमें क्या कर लेना है, 84, 90 और 120 का लघुत्तम महत्तम स्वावर्तक निकाल लेना है। 84, 90 और 120 का महत्तम स्वावर्तक क्या होगा, ये होगा हमारे पास 6। 2 गुना 3 अंत में आएगा आपके पास, अंत ये हमारे पास महत्तम स्वावर्तक हुआ 6। तो सीधा सा आ गया आपका जवाब दोस्तों। इसमें प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक डेयरी में 6 पुस्तकें होंगी जिसमें प्रत्येक डेयरी की ऊंचाई भी एक समान होगी। ऑप्शन सी। आगे गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में मत है। तो इसमें मत है कि गणित विषय के ज्ञान से बच्चों को अपनी तार्किक शक्ति, विचार शक्ति, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। बी है गणित विषय के ज्ञान की आवश्यकता जीवन भर होती है। सी है गणित विषय के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदत का विकास होता है। ये तीनों ही बातें गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में सही हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है कि 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक धनराशि पर 5,320 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है। तो आपको दोस्तों ब्याज दे रखा है, ठीक है, समय दे रखी, दर दे रखी, मूलधन निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, ये है दोस्तों ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। ठीक है, ब्याज कितना है हमारे पास 5,320 रुपये है, गुना 100, समय कितना है 5 वर्ष है, और दर कितनी है 7 है। इसको सोल्यूशन निकालते ही आपका जवाब आ जाएगा, मूलधन आपका जाएगा 15,200 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो वह धनराशि है 15,200 रुपये। ठीक है, आगे गणित को मानव विकास का आधार बताया गया है। ये बताया गया है हर्बर्ट द्वारा, पेस्टोलॉजी द्वारा, सर टीपी नंद द्वारा, तीनों द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों विश्लेषण, ऑप्शन डी। शिक्षण के भावात्मक पक्ष में जो है दोस्तों प्राप्त करना, अनुक्रिया करना, मूल्यांकन, संगठन, विशिष्टीकरण आदि शामिल किए जाते हैं, लेकिन विश्लेषण शामिल नहीं होता है। आगे देखिए कि कोण AOC व कोण FGH एकांतर कोण है। यदि कोण AOC = 80 डिग्री है तो कोण FGH का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका मान आपको सीधा सा जो आप बता दे रहे हैं
80 डिग्री होगा, क्योंकि कोण AOC तथा कोण FGH 80 डिग्री है। ठीक है, और एकांतर कोण आपको पता है, क्योंकि जब दो सरल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण समान होते हैं। तो AOC एक 80 डिग्री है, तो FGH भी कितना होगा, 80 डिग्री। तो ऑप्शन डी का जवाब होगा। ठीक है, आगे गणित बच्चों को सिखाया जाने वाला पहला विषय होना चाहिए, क्योंकि यह प्रारंभिक चरण में तर्क करने की आदत मन में बिठाता। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका एक तिहाई भाग अपने पड़ोसी को, एक छठवां भाग रेहाना को और एक चौथाई भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? रवि के पास चॉकलेट 3 दर्जन है दोस्तों, 3 दर्जन है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 होती हैं, तो टोटल हो गया 36 चॉकलेट। पड़ोसी को दिया कितना है? 36 का 1/3 भाग दिया है, तो कितनी बची? 12 चॉकलेट वो हुई, यानी 12 चॉकलेट उसने पड़ोसी को दी। रेहाना को कितनी दी? रेहाना को 36 में से 1/6 भाग दी, तो मतलब कि कितनी दी? 6 चॉकलेट दी। और बहन को कितनी दी? 36 गुना 1/4 भाग दिया, यानी कि 9 चॉकलेट दी। ठीक है, यानी 12 पड़ोसी को दी, 9 बहन को दी, रेहाना को 6 दी, तो टोटल कितनी दी? 12, 9, 21 और 6 27। टोटल कितनी हो गई? 27 चॉकलेट उन्होंने बांट दी। तो 36 में से 27 गया, कितनी बची? 9 चॉकलेटें बची, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। उसके पास अब 9 चॉकलेट बची हैं। ठीक है, आगे गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में विशेषताएं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए विद्यार्थी केंद्रित, लचीलापन, रुचि एवं अभिरुचिपूर्ण। तीनों प्रकार की विशेषता होनी चाहिए पाठ्यक्रम निर्माण में, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त भी। ठीक है, आगे एक व्यापारी ने 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 15 किलोग्राम टमाटर खरीदी। उस व्यापारी को कुल कितने रुपए चुकाने होंगे? तो 1 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 18 रुपये है, तो 15 कितना होगा दोस्तों? सिंपल सा है, 18 गुना 15 कर देंगे, 270 हमारा जवाब आ जाएगा। 270 रुपये, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे किसी विद्यालय की पुताई का कार्य है। 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? तो दोस्तों विद्यालय की पुताई 8 दिन में करते हैं 2 मजदूर, 1 दिन में करेंगे 2 गुणा 8 मजदूर, और 2 दिन में करेंगे 2 गुणा 8 बटा 2 मजदूर। तो ये हो गए दोस्तों टोटल 8 मजदूर। और थे कितने? थे दोस्तों 2 मजदूर, तो 8 में से 2 गया, 6 मजदूर और मजदूरों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए 6 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। तो ये थे गणित के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न कि दहेज प्रथा को रोकने हेतु दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष में आया? ये आया था 1961 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट है दोस्तों 20 मई 1961, याद रखिए। ठीक है,
आगे माउंट एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली महिला का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह संतोष यादव को। ठीक है दोस्तों। आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। आगे है कि पर्यावरण दिन के लिए अब छात्रों को कौन सी चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो ये देंगे दोस्तों नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल, एनिमल प्लैनेट चैनल। तीनों प्रकार के चैनलों का प्रयोग करने का सुझाव हम देंगे बच्चों को। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा परोक्ष भी। ठीक है। आगे डजिगम राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों कि भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता अधिनियम 1986 पारित किया था। इसीलिए 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। आगे वंदे मातरम को संविधान परिषद में राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये किया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों। आगे है कि कंगाल छैल गांव ने भारी, काश्य है। तो इसका पूरा अर्थ होता है दोस्तों, गरीब शौकीन गांव के लिए बार स्वरूप होता है। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा गरीब शौकीन। ठीक है। आगे सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है। तो ये संचार साधन, कंप्यूटर युक्तियां, शिक्षण तकनीक, तीनों ही शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा परोक्ष भी। ठीक है। आगे समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये होगा दल कार्य। ठीक है दोस्तों। आगे है जिले का केंद्रीय तथा नियंत्रणकारी प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ये होता है जिला कलेक्टर। ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वनों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो यह सागवान, शीशम, चंदन, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा परोक्ष भी। आगे देखिए कि सहकारी कृषि की विशेषता है।
यह संगठन बनाकर कृषि की जाती है, बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन किया जाता है और न्यूनतम सदस्यों की बाध्यता नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी सरकारी कृषि की विशेषता है। आगे है कि मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद व्रतहरि निहाल दे आदि के ख्याल गाते समय निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यह किया जाता है सारंगी का। ठीक है। आगे सुनीता विलियम्स को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह किया गया विज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्र में पद्म भूषण, नेवी कमेंडेशन मेडल, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल, तीनों प्रकार के पदों से सम्मानित किया गया सुनीता विलियम्स को। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि बोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। और ये संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। आगे देखिए कि दिगंब के किस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान के विस्तृत भंडार में से छात्रोपयोगी ज्ञान का चयन कर उनके सामने प्रस्तुत करना अपना एक अलग महत्व रखता है? तो रखता है शिक्षण के नियोजन के सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। आगे है कि राजस्थान के प्रसिद्ध क्षेत्रीय व्यंजनों के संबंध में सत्य उगम कौन सा है? सत्य में बताना है दोस्तों। तो सत्य युगम जो है दोस्तों वो है रबड़ी, माउंट आबू सिरोही, और तीनों गलत हैं। पेड़ जो है दोस्तों वो चिड़ावा झुंझुनू में प्रसिद्ध है, नैकी नगर भरतपुर में। अचार जो है वो भुसावर भरतपुर में प्रसिद्ध है, नैकी सांबर में। खीर मोहन जो है वो गंगाकर सिटी सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है, नैकी ब्यावर अजमेर में। तो इसमें से सत्य उगम जो है रबड़ी, माउंट आबू सिरोही है। ठीक है। आगे माउंट पंचायती राज के स्वर्ण जयंती समारोह में घोषित पंचायती राज संस्थान राजस्थान में कहाँ खुला है? ये खुला है जयपुर में। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? यह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगर कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्कों पर डाटा के संचरण को नियंत्रित करने वाले प्रोटोकॉल का कार्य है, तो इसका कार्य डाटा के प्रारूप का निर्धारण करना, सूचना के हस्तांतरण पर नियंत्रण और पुनः संप्रेषण पर नियंत्रण, तीनों हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन कि मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है? यह दिल्ली के अजायब घर में
आगे, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? ये है अगर मस्तिष्क में। ठीक है। आगे, बंदर शेर तथा चूहे के घर कर्मश्य हैं। तो यह है पेड़, गुफा एवं बिल, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? ये किया गया था 1986 में। आगे है कि तंबाकू की आदत किससे होती है? ये होती है निकोटिन से। आगे, चंदूजी का गड्ढा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? यह तीर कमान निर्माण के लिए। ये दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में है, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित हैं? तो ये दोस्तों 8। कौन कौन सी हैं? ये हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, गागरोन किला, आमेर किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा जंतर मंतर। ये हैं 8। एक 150वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किस वर्ष तक कितने समय रहे? ये रहे थे 1984 में 8 दिनों तक। तो ये दोस्तों आपका रीट लेवल 1 के लिए प्रैक्टिस पेपर होता है कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रोमिस आपसे। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस पूरी की पूरी वीडियो की जो PDF है दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।